नमस्कार। आज मैं आप लोग को विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताने जा रहा हूँ, यानी कि किस किस कारण से विकास प्रभावित होता है, किन किन कारणों का विकास पे प्रभाव पड़ता है। बालक का जो विकास होता है तो उस विकास पे जिन कारणों का इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मेनली जो मेन कारक है, मूल कारक है, उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे सामाजिक कारक, यानी कि समाज का प्रभाव बालक पे बहुत अत्यधिक। वह जहाँ पे रहता है उसका आसपास का सामाजिक संरचना कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, इसका प्रभाव बिल्कुल ही बालक पे पड़ेगा। अगर समाज अच्छा होगा तो बच्चे के विकास में क्या होगा, सही प्रभाव पड़ेगा। अगर समाज का संरचना या आसपास के लोगों का बोलचाल, फिर उनका जो सामाजिक संरचना है या फिर उनका जो घर का जो व्यवहार है वो अगर सही नहीं है, आसपास के लोग हर समय गाली गलौज करें, हर समय शराब का सेवन करके इधर उधर घूमते रहे, तो इसका प्रभाव बालक पे बहुत ज्यादा पड़ता है। वो नकारात्मक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर समाज क्या हो, सुसज्जित हो, आसपास के लोग सभ्य हो, तो इसका भी बालक पे क्या होता है, उसी अनुरूप सही दिशा में प्रभाव पड़ता है। यानी कि सामाजिक संरचना, समाज का प्रभाव बालक पे काफी हद तक पड़ता है। अगर समाज अच्छा है तो बालक पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर नकारात्मक है तो बालक पे भी नकारात्मक प्रभाव उसका दिखेगा। ठीक है, अगला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब कि इकोनॉमिकल जो वैल्यू है उसके फैमिली का कैसा है, उसके फैमिली में आर्थिक संकट तो नहीं है, अगर आर्थिक रूप से वो परिपूर्ण है या फिर आर्थिक रूप से परिपूर्ण नहीं, इसका भी प्रभाव बालक के विकास में पड़ता है। क्योंकि अगर बालक के परिवार के जो मुखिया हैं, उसके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है जिससे बालक के को सभी सुख सुविधाएं मिल पाए और उसकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सके, तो वह कुंठित हो जाता है और इससे उसका विकास अवरुद्ध होता है। इसके साथ ही अगर बालक के माता पिता, पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसका भी बालक पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जो चीज चाहता है उसे समय से पहले मिल जाता है, जिस कारण से उसमें गलत प्रवृत्ति का विकास होता है और उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। क्योंकि उसे ये मालूम होने लगता है कि मुझे कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज मेरा खुद ही क्या हो जा रहा है, पूर्ण हो जा रहा है। तो यह भी स्थिति सही नहीं है। तो अगर आपके पास, मेरा एक अपील है सारे अभिभावक से, अगर आपके पास बहुत ज्यादा भी पैसा है तो बच्चे को आप ना दर्शाएं कि आप बहुत ज्यादा धनवान है। अगर आप बहुत गरीब भी हैं तो इसका भी आभास बच्चे को हर समय होने न दें। ये दोनों का ही प्रभाव बच्चे पे नकारात्मक पड़ता है। बहुत ज्यादा पैसा का भी और बहुत कम पैसा है संसाधन, उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक को उतना ही संसाधन दे जितना उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला है मानसिक कारक। तो मानसिक कारक जो है ये तो दो इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो कि माता पिता कितने बुद्धिमान है, ये पड़ जाएगा आपका हेरिडिटरी इफेक्ट हो गया, यानी कि वंशानुगत प्रभाव हो गया। लेकिन वातावरण ज्यादा प्रभाव रखता है, यानी कि उस बच्चे का मानसिक स्थिति कैसा है, वो बच्चा कितना सीखना चाहता है। क्योंकि हर एक बालक का मानसिक स्थिति एक जैसा नहीं होता। हर एक बालक का जो मस्तिष्क जो एक जैसा कुशाग्र नहीं होता। कोई बहुत तेज होते हैं, कोई थोड़े कम तेज होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई काफी नीचे होते हैं मानसिक दृष्टि से। तो अलग अलग लोगों का सीखने का जो क्षमता होता है वो अलग होता है। तो इसका भी प्रभाव विकास में काफी हद तक पड़ता है। एक ही कक्षा में कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत कमजोर होता है, कोई मध्यम होता है, जबकि सब कोई एक ही शिक्षक से पढ़ रहे हैं और सबको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनके मानसिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। ये विकास में अंतर क्यों आता है, क्योंकि इसका मानसिक जो क्षमता है वही एक समान नहीं है। हालांकि उसको भी कम किया जा सकता है, जिसका मानसिक क्षमता कम है वो अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे तो वो तेज स्टूडेंट को भी पीछे कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मानसिक रूप से कमजोर है तो वो तेज नहीं हो सकता, उसको ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन मानसिक कारक भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बालक के विकास को। ठीक है, अगला हम देखेंगे अनुवांशिक कारक। तो अनुवांशिक कारक जो है ये काफी महत्व रखता है बालक के विकास को प्रभावित करने में। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बालक के माता पिता काफी विद्वान हैं और उनका जो वंशानुगत क्या चला रहा है कि लोग कुशाग्र बुद्धि के, तो इसका प्रभाव कहीं ना बालक पे जरूर पड़ता है। क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि वंशानुगत यानी कि अनुवांशिक और वातावरण ये दोनों ही विकास के लिए काफी लाभदायक है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो अनुवांशिक कारक भी बालक के विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे वातावरणीय कारक। अभी जो चर्चा की है, अगर बच्चा का अनुवांशिक कारक बहुत प्रबल नहीं है और उसको बहुत अच्छा वातावरण मिले तो क्या होगा, तो वो बालक काफी हद तक आगे बढ़ सकता है, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, उससे बड़े पौधे पे जा सकता है। यानी कि
अगर अनुवांशिक कारक ज्यादा प्रभावी नहीं है और वातावरणीय कारक प्रभावी है तो क्या हो जाएगा, वो जो अनुवांशिक कारक कमजोर था उसको वातावरणीय कारक से पूर्ण कर देगा और बालक के विकास को अवरुद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर अनुवांशिक कारक भी बहुत अच्छा नहीं है और वातावरण भी बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे स्थिति में विकास ज्यादा प्रभावित होता है बालक का, हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से विकास क्या होगा उसका कम हो पाएगा। ओके, अब हम देखेंगे धर्म की संस्कृति। ये ऐसा पाठशाला है जो बालक को अपने परिवार से मिलता है। अब बच्चे अपने धर्म से बहुत हद तक सीखते हैं, क्योंकि जो हम लोग में मॉरल वैल्यू जो आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सामाजिकता का भाव जो हमें आता है, हमें जो दया आता है, यानी कि हम लोग दयालु बनते हैं या फिर किसी के दुख में हम लोग दुखी होते हैं, किसी गलत काम से हम लोग घृणा करते हैं, ये सारे चीज हमें अपने धर्म को अपने संस्कृति से मिलता है। यानी कि हमारा धर्म और संस्कृति बालक को विकास में काफी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि बालक का पहली पाठशाला उसकी मम्मी है, माँ है, उसके पिता है, उसके परिवार है, उसके बाद उसका धर्म और संस्कृति, चूंकि वह धर्म से काफी हद तक सीखता है। जैसे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर ईसाई और सिख कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म में सामाजिक सद्भाव की बात कही गई है, किसी से ईर्ष्या नहीं करने कहा जाता है। यानी कि उसमें सामाजिकता का जो विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म और संस्कृति से होता है, जो कि पाठशाला से पहले हमें अपने परिवार, समाज और हमारे क्या होता है आसपास के जो धार्मिक स्थल है उनसे हमें प्राप्त होता है, धार्मिक गुरु से हमें प्राप्त होता है। तो ये भी बालक के विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, अब है जाति प्रजाति। जाति प्रजाति से यह मेरा मानना है, यह कहना है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, हमारे जो घर के लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसा काम कर रहे हैं, हम किस जाति से हैं, इसका भी प्रभाव हमारे विकास में काफी हद तक पड़ता है। वैसे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जाति कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि जाति प्रजाति का भी काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बालक का बहुत उच्च वर्ग में जन्म होता है तो जन्म से ही उसे ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है जिससे उसे अपने आप को विकसित करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में काफी हद तक सफलता मिलती है। ठीक इसके विपरीत अगर किसी बालक का जाति या प्रजाति काफी निम्न स्थिति का, उसे समाज में उतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं, तो उस स्थिति में बालक कुंठित हो जाता है और जो वो चाहता है उसको सही समय पे मिल नहीं पाता है, जिससे उसका विकास प्रभावित होता है। ओके, और नेक्स्ट है पोषण। इसका महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी हद तक क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि बालक जब शैशवावस्था में होता है, इवन हम कह सकते हैं गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक पोषण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषक तत्व तो बालक नहीं पाएंगे शारीरिक विकास, और अगर शारीरिक विकास तब उसका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं जो विटामिन जो भी तो एनर्जी चाहिए कहां से मिलते हैं, पोषण जो भी हमारे शरीर का होता है वो खाद्य पदार्थों से होता है। तो ये इसमें ग्रोइंग एज है जिसमें हम विकास की ओर अग्रसर होते हैं, उस काल में अगर हमें क्या हो संपूर्ण आहार नहीं मिले या फिर बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार, संतुलित पोषण अगर नहीं मिल पाएगा तो बालक का शारीरिक मानसिक सारे प्रकार के विकास अवरुद्ध होंगे और बाद में उसे कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से होता है जब उसको बच्चे में वो सारी चीज मिल पाता है। यानी कि बचपन में किशोरावस्था तक हमारा शरीर बहुत काफी हद तक हर एक क्षेत्र में वृद्धि करता है, विकास करता है। उस समय हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा विटामिन की आवश्यकता होती है, ज्यादा मिनरल्स की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है। तो वो सारे हमें सही रूप में संतुलित मात्रा में मिलना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम। ठीक है, अब हम देखेंगे लिंगीय भेद। ये एक बहुत बड़ा दुर्भावपूर्ण स्थिति है हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, पूरे विश्व की, कि अभी भी लोग लिंगीय भेद करते हैं। इस कारण से भ्रूण हत्या भी होता है। यानी कि लोग लिंग व्यक्ति मानव क्या करते हैं उसके आधार करते हैं कि वह क्या नहीं कर सकता है, ज्यादा बलवान होगा, अगर वह महिला है तो ज्यादा बलवान नहीं। हम लोग लिंग भेद क्या करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये हम लोग फिक्स करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी के समय में या पहले भी ऐसा नहीं था। हम अगर किसी को सीखने का मौका नहीं देंगे, उन्हें अवसर नहीं देंगे तो सीखेंगे कहां से। यानी कि कोई लड़का हो या लड़की हो उसे समान रूप से अगर सभी अवसर मिले तो मैं ये मानता हूं, मैं ही नहीं बल्कि
समस्त जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसे अगर समान रूप से अवसर मिलेंगे तो कोई किसी से कम किसी भी स्थिति में नहीं है। हर एक काम को हर किसी को कर सकता है अगर उसे समान रूप से अवसर प्रदान हो, समान रूप से उसे अधिकार मिले। हम आधी आबादी को छोड़कर अगर चाहें किसी राष्ट्र का विकास करना तो ये संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर स्त्रियों को, महिलाओं को हम दरकिनार करें तो ये संभव नहीं कि हम विकसित होंगे या हमारा राष्ट्र विकसित होगा। अगर कोई भी परिवार है तो वो सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री से परिपूर्ण नहीं होता है। उसका जो परिवार जो चलता है वो पुरुष और स्त्री दोनों के सामूहिक जो योगदान होता है उसके उपरांत चलता है। तो कोई राष्ट्र भी जो है, इवन हम कहते हैं विश्व भी जो है, वो सिर्फ पुरुष या सिर्फ महिला से नहीं चल सकता है। कुछ राष्ट्र पुरुष प्रधान है, कुछ राष्ट्र महिला प्रधान, तो ये दोनों ही गलत कॉन्सेप्ट है। होना क्या चाहिए, हर एक जगह पे पुरुष और महिलाओं को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व का एक समान रूप से विकास संभव हो सके। ठीक है। और अगला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भी विकास में काफी भूमिका अदा करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस के भौतिक वातावरण में रहते हैं, हमारा शरीर भी उसी प्रकार का हो जाता है। अगर हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पे सालों भर बहुत ज्यादा उच्च तापमान रहता है तो हमारी सहनशीलता बहुत कम होती है, हमें ध्यान बहुत देर तक लगा के रखने का कंसंट्रेशन पावर हमारा क्या होता है, काफी कम होता है, हम चिड़चिड़े दिमाग के होते हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर क्या है, हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो वहाँ के लोगों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, वो काफी देर तक शक्ति को अपना बढ़ा कर रख सकते हैं। इवन वो विद्या को अर्जित करने में काफी देर तक अपने आप को कंसंट्रेट करके रख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वातावरण जो है उसमें भौगोलिक स्थिति जो है, तापमान, भौगोलिक स्थिति में आ जाएगा तापमान, वर्षा, ये सारी जो स्थिति है, जल की मात्रा कितना ज्यादा है कितना कम है, इसका काफी प्रभाव पड़ता है हमारे विकास में। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जितने भी यूरोपीय देश हैं, आप देखते हैं ओलंपिक जो गेम होता है, यूरोपीय देश के लोग ज्यादा मेडल जीतते हैं। उसका कारण क्या है, वातावरण जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसा है, उसमें बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, बहुत कम भी तापमान नहीं, यानी कि शरीर में वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं जो हमें नहीं मिल पाती। उच्च तापमान के कारण हमारा शरीर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ को सह नहीं पाता, लेकिन उनका क्या है, क्योंकि कम तापमान में हम ज्यादा भी भोजन कर लेते तो सही समय पे उसे क्या करते हैं, उसे पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और ज्यादा एनर्जी का यूज कर पाते हैं। लेकिन उच्च तापमान में हम भोजन ज्यादा नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो ज्यादा हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आ पाता है, जिससे हमारे शरीर का एनर्जी लेवल उतना अच्छा नहीं होता जितना उन लोग का होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, लेकिन उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने रूटीन को चेंज करके। तो ये बेसिक जो 10 जो आपको बताया, इससे अलावा बहुत सारे नहीं है, 10 काफी महत्वपूर्ण थे, वैसे कारक, वैसे फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को, विकास को क्या करते हैं, बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या हो तो मेरे YouTube चैनल KK में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसके अलावा कोई और भी ऐसा टॉपिक है जो BEd, DLEd, MEd, CTET, TET, JTET, STET और NET JRF से संबंधित कोई भी टॉपिक हो जिसमें कोई समस्या हो, उसके लिए आप मुझे वीडियो बनाने के लिए अपील करें, मैं जरूर से जरूर आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक यू। शुभ संध्या।